बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीटी 2021 के लिए लैंग्वेज का पेपर जो कि है संस्कृत। अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो संस्कृत और इंग्लिश में आपको चूज़ करना होता है लैंग्वेज में। तो यहाँ पर हम संस्कृत कराने के बाद इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आएंगे बहुत जल्द। साथ ही अगर हम बात करें बाल विकास की तो बाल विकास का एक सेट कंप्लीट करा दिया गया है। ईवीएस का भी एक सेट पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। संस्कृत के बाद हम हिंदी का सॉल्व कराएंगे, उसके बाद इंग्लिश का। इस तरह से आपको सभी सब्जेक्ट के जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर ये आपका 8 जनवरी 2020 का पेपर है जिसको हम आज के इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे। इसी तरह से जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको सॉल्व कराने के बाद अदर प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। तो आप जितना हो सके इन प्रैक्टिस सेट को लगा करके जाएं क्योंकि क्वेश्चन जो हैं इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, गोधूम शब्द का अर्थ है। जितने भी आपके अनाज हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, पशु पक्षी हैं, संख्या यानी गिनती हैं, तो उनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो उस पर भी आपको वीडियो ज़रूर अलग से देखने को मिलेगा। गोधूम की बात करें तो गोधूम का अर्थ होता है गेहूं। गेहूं भारतीय सभ्यता यानी सिंधु घाटी का प्रमुख अनाज रहा है। इसके अलावा हम बात करें गाय का दूध, इसको क्या कहेंगे? तो गाय के दूध के लिए संस्कृत में हम गोदुग्धम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा गाय के दूध के लिए। वही अगर हम बात करें चावल की तो चावल को हम संस्कृत में व्रीहि या कहीं कहीं आपको व्रीहि लिखा मिलेगा। तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, वही अगर हम बात करें यहाँ पर चावल का हो गया गदहा की, गदहा को संस्कृत में गदर्भा कहते हैं, आप सभी जानते हैं। तो इस तरह से जितने भी संस्कृत में शब्द थे उन सभी को हमने जाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है विसर्ग संधि का उदाहरण है। इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर 2 की बात करें तो 2 का करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा नमस्ते। नमस्ते इसका हम अगर संधि विच्छेद करते हैं तो नमा धन ते, ये हो जाएगा नमस्ते का संधि विच्छेद। तो इस तरह से नमस्ते जो है वह विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 का 4 हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है या स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या है, कितनी है वो आपको बतानी है। तो अगर हम बात करें स्पर्श व्यंजक की तो वर्ण उत्पत्ति से पहले जब जीवा है यानी हमारी जो जीव है आदि भाग तालु आदि स्थानों को पूर्णतः स्पर्श करती है तो वह स्पर्श व्यंजन कहलाता है। कोई भी वर्ण बोल लीजिए, व्यंजक वर्ण, जब आप उसको बोलते हैं तो बोलने के उपरांत जैसे जीव है तालु है आपस में स्पर्श करते हुए वह वर्ण को बाहर निकालती, वही आपका स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। यहाँ पर स्पर्श व्यंजक वर्णों की संख्या पूछी कितनी है तो वह होती है 25। प्रत्येक में 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? का वर्ग, का, चा, टा, ता और पा, इस तरह से 5 वर्ग होते हैं। का, खा, गा, घा, ठीक है, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, जा, इया, टा, ठा, रा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो इस तरह से इनकी संख्या 5 में एक वर्ग में 5 हो गई। ठीक है, इंटू 5 कर लेंगे क्योंकि 5 वर्ग है। तो इस तरह से इसमें 25 आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या जो है वह 25 होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है बालिका इस पद में प्रत्यय है। बालिका पद में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। आपके ऑप्शन दिए हैं। प्रत्यय की बात करें तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे या अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीन परिवर्तन कर देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो आपको बताना है कि बालिका में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर 4 की बात करें, 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 टाप। कैसे हो जाएगा टाप? तो इसका अगर हम बालिका का संधि विच्छेद करते हैं तो बालक धन टाप, यह मिलकर के हो जाएगा बालिका। ठीक है, तो इस तरह से बालिका में जो टाप है यह प्रत्यय है। इस तरह से जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमको पता चल जाएगा इसमें प्रत्यय कौन सा है।
तो शब्द के जो अंत में लगे वो प्रत्यय है, तो टाप जो है यहाँ पर हमारा प्रत्यय हो जाएगा। इस तरह से बालिका में प्रत्यय है टाप। करेक्ट आंसर 4 हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है पर्यंत में उपसर्ग है। जिस तरह से प्रत्यय वे शब्दांश थे जिनके शब्द के अंत में चीजें लग करके अर्थ में परिवर्तन करती थी, उसी तरह से उपसर्ग की बात करें तो वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में नवीन परिवर्तन करते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर पर्यंत में आपको उपसर्ग बताना है। किसी भी शब्द का उपसर्ग बताने के लिए आप अगर उसका संधि विच्छेद कर लेते हैं तो आपको सही उपसर्ग या प्रत्यय पता चल जाएगा। तो पर्यंत का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो पर्यंत का संधि विच्छेद होगा परि धन अंत। ठीक है, दोनों का अर्थ भी रहता है। तो इस तरह से परि, क्योंकि शब्द के पहले जुड़ा परि, तो इस तरह से यह उपसर्ग हो गया। तो आपको बताना था इसमें पर्यंत में उपसर्ग कौन सा है, तो करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा परि। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द इनमें से कौन सा है? ये आपके जो शब्द दिए हैं इनमें से आपको सर्वनाम छांटना है एक तरह से। तो सर्वनाम की बात करें, आप सभी को पता है संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत में कई प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो जैसे पुत्रा है, स्थूला है, प्राता है, यह संज्ञा हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पर सर्वनाम पूछा है तो करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा सर्वा। अगर हम बात करें अन्य प्रकार के सर्वनामों की तो किम हो गया, अन्य हो गया, एका हो गया, इदम, तद, एतद, अस्मद, युष्मद, द्वि, त्रि, चत्वारा। तो इस तरह से सर्वनाम कई प्रकार के होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि कुज्जर शब्द का अर्थ बताइए। इनमें से कुज्जर का अर्थ क्या होगा? आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको कुज्जर का अर्थ बताना है। तो कुज्जर शब्द का अर्थ होता है हाथी। हाथी को हम और भी कुछ कहते हैं। हाथी को क्या कहते हैं? हाथी को संस्कृत में गजा भी कहते हैं, आप सभी को पता है। गजा मतलब हाथी होता है। तो यहाँ पर कुज्जर का अर्थ हाथी हो गया। कैसे हो गया? हाथी जब सूंड में जल लेकर के ऊपर फेंकता है या फेंकती है तो इस क्रिया को हम कुज्जर कहते हैं। इस तरह से कुज्जर का अर्थ हाथी हो गया। वहीं सर्प की बात करें कि सर्प को कहते हैं हम हिंदी में सांप और संस्कृत में सर्प कहते हैं। हिरण को मृगा कहते हैं, मृगा मतलब हिरण होता है। सुअर को सुकरा कहते हैं, सुकरा। ठीक है, तो इस तरह से सभी के अर्थ जान लीजिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इनमें से बना करके आपको दे सकता है आने वाले पेपर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मात्र शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होता है। मात्र शब्द दे दिया है, उसका तृतीय विभक्ति और एक वचन, तो रूप बहुत देता है। बालक हो गया, राजा हो गया, हरि हो गया। इसके अलावा अस्मद, युष्मद, कई तरह के जो आपके विभक्ति होंगे उनको आप ध्यान में रखिएगा। पेपर के अंत तक की आप सभी को बता दिए जाएंगे कि कौन कौन सी आप विभक्ति याद कर लें, यानी रूप आप याद कर लें। आप वो रूप जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मात्र की बात करें, करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो है आंसर नंबर 2 मात्रा। कैसे हो जाएगा उसको भी हम देख लेते हैं। तो यह मात्र शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन लिख लेते हैं। विभक्ति हमारी क्या है? विभक्ति है तृतीया। ठीक है, तृतीय विभक्ति पूछा है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी तरह से हम लिखते हैं। तो एक वचन में हमारा हो जाएगा मात्रा। ठीक है, मात्रा, मात्राभ्याम, यहाँ पे लिख लेते हैं मात्राभ्याम और मात्राभि। चूंकि हमारा क्वेश्चन पूछा था कि मात्र शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन, तो तृतीय विभक्ति एक वचन में मात्रा हो गया। इस तरह से हमारा 8 का करेक्ट आंसर जो है वह 2 हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है सुबंधु की रचना है। इनमें से सुबंध की कौन सी रचना है? इतनी सारी रचनाएं दी हैं, सबके अलग अलग राइटर हैं, तो इसमें से सुबंध की रचना है, कौन सी रचना है? सुबंध की रचना आपको बतानी है।
सुबंध जो थे वह संस्कृत के एक महाकवि थे। ध्यान रखिएगा, सुबंध जो थे वह संस्कृत के एक महाकवि थे। इनकी रचना कौन सी है? तो सुबंध की रचना है वासवदत्ता। करेक्ट आंसर जो है वह 3 हो जाएगा 9 का। वहीं अगर हम बात करें वासवदत्ता की, तो यह संस्कृत का महाग्रंथ है। वासवदत्ता इस ग्रंथ की नायिका है। यह स्त्री प्रधान काव्य ग्रंथ है और सुबंध संस्कृत के महाकवि हैं, इसलिए इनकी रचना जो है वह वासवदत्ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? ये आपके ऑप्शन दे दिए हैं, आपको इनमें से स्वर छांटना है। स्वर आप सभी को पता है क्या होते हैं। तो स्वर वे शब्द होते हैं जो किसी व्यंजन वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, जिनको बोलने में कोई कठिनाई नहीं होती, वो स्वतंत्रता से यानी स्वतंत्रता पूर्वक वो बोले जा सकते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी में स्वर होते हैं 11। वहीं संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में जो स्वर होते हैं उनकी संख्या 13 होती है। कौन कौन सी होती है 13? तो उनको भी जान लेते हैं। तो आप सभी को वैसे पता होगा, फिर भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ, ठीक है। उसके बाद री आ जाएगा, ऋषि वाला री, और एक इसके अलावा री होता है, इसी में आधा वो जो छोटा सा रा होता है वो जुड़ा होता है। एक ला होता है उसमें रा, ये भी रा ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए हमारे स्वर संस्कृत में। तो इस तरह से आपको स्वर बताना थे, इनमें से कौन सा है। तो सबसे लास्ट वाला जो रा मैंने बताया था, ला में रा जुड़ा हुआ, ये आपका रा होता है आधा, ठीक है। तो ये आपका स्वर कहलाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 10 का 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया है इंस्ट्रक्शन, निर्देश में दिया है निम्नलिखित गद्यांश पढ़ करके 11 से 12 के उत्तर देना है। तो यहाँ पे आपको दे देगा पैसेज, ये आपका संस्कृत में रहेगा और आपका क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो ये रहा आपकी क्वेश्चन। तो सबसे पहले जैसे ही पैसेज मिले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपर्युक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है। ऑप्शन आपके दिए हैं, आपको बताना है कि जो आपका पैसेज दिया है उसमें गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका पैसेज ऊपर ही आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं। पैसेज में पहली पंक्ति दी है, समाजे सर्वत्र दुर्जना पीठयन्ति जनान यद्यपि सज्जनानां संख्या अधिक अस्ति तथापि दुर्जना एव प्रबला इति महदशाश्चर्यम्। तो इस गद्यांश के अनुसार समाज में दुर्जनों की संख्या जो है वह कम है। पहली ही लाइन में इसका आंसर जो है मिल गया है। समाजे सर्वत्र दुर्जना पीठयन्ति जनानां यद्यपि जनानां संख्या अधिक अस्ति तथापि दुर्जना एव प्रबला इति महदाश्चर्यम्। यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि समाज में दुर्जनों की संख्या जो है वह कम है, ठीक है। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। पहला क्वेश्चन था यानी 11 नंबर का, उपर्युक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है? तो दुर्जनों की संख्या जो है वह कम है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर देखेंगे दूसरा आपका पैसेज पूछ रहा है कि उपर्युक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको इसका आंसर बताना है। तो बढ़ते हैं हम अपने पैसेज की तरफ। पैसेज में आगे देख लेते हैं। तो जो भी हमने पैसेज पढ़ा था जिसका आंसर हमें इस लाइन में मिल गया था पहले वाले में, आगे बढ़ते हैं। यद्यपि सज्जनानां संख्या अधिक अस्ति तथापि दुर्जना एव प्रबला इति महदाश्चर्यम्। यतो ही आगे बढ़ेंगे, सज्जना प्रायः तथष्टा भवन्ति, ठीक है। तो इतनी ही लाइन में आपका जो आंसर है वह मिल गया है। कैसे मिला है? उपर्युक्त गद्य के अनुसार जो है दुष्ट लोग समाज में प्रबल दिखते हैं, ठीक है। दुष्ट लोग जो हैं वह समाज में प्रबल दिखते हैं। इस लाइन में देखिए, तथापि दुर्जना एवं प्रबल इति। फिर आगे दिया, यतो ही सज्जना प्रायः तथष्टा भवन्ति।
सज्जन जो होते हैं वह तटस्थ होते हैं। ठीक है, इस लाइन में आपका इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो हम पैसेज देख लेते हैं। पैसेज में क्या पूछा था? पैसेज में पूछा था कि उपर्युक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह 3 हो गया, क्योंकि सज्जन तटस्थ होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पैसेज आपको समझ में आया हो, जो कि मैंने बताया यहाँ पर इसका आंसर मिल गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप पैसेज को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका पैसेज ही है। ठीक है, तो पैसेज जैसे ही आपको दिखे आप पैसेज मत पढ़िए, सीधा क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इस श्लोक का भाव है। तो भैया श्लोक तो हमें देखना ही पड़ेगा कि क्या श्लोक है। तो सबसे पहले हम श्लोक देखेंगे। तो ये है आपका पैसेज। पैसेज कह रहा है, महान वृक्षे जायते वर्धते चा तम चैत भूतानि समश्रयन्ति यदा वृक्षरिच्यते द्रहाते चा तदा श्रेया अनिकेत भवन्ति। ये है आपका पैसेज। पैसेज में अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो अर्थ कह रहा है कि वृक्ष जो है वह महान होते हैं। ठीक है, महान होता है, बढ़ता है और उसी पर प्राणी, सभी प्राणी मतलब आश्रित होते हैं। वृक्ष के नष्ट होने पर, गिरने या जलाने पर वे प्राणी, यानी जो प्राणी जिस पर वृक्ष पर ही निवास करते हैं वे बेघर हो जाते हैं, निआश्रित हो जाते हैं। ठीक है, उनका कोई आसरा नहीं रहता। तो ये पूरे पैसेज का भाव है। तो इस भाव को आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं, वृक्ष नष्ट हो जाने पर वह निआश्रित हो जाते हैं। ठीक है, ये भाव है श्लोक का। करेक्ट आंसर यहाँ पर 13 का 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 14 पूछा है, उपर्युक्त श्लोक में भूतानि का अर्थ क्या है। तो भैया जो शब्द हैं संस्कृत के, उनके अर्थ आपको जानने पड़ेंगे। जो मेन अर्थ हैं पैसेज से पूछ लेता है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर भूतानि के अर्थ की बात करें तो भूतानि का तात्पर्य होता है प्राणी। तो इस तरह से करेक्ट आंसर जो है वह 3 हो गया 14 का, प्राणी, क्योंकि प्राणी जो होते हैं वृक्ष पर आश्रित होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको इन संस्कृत शब्दों के अर्थ भी जानने जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 पूछा है, भू धातु को लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप में बताइए। तो भैया भू धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, इतना ध्यान रखिएगा इन चीजों का। लोट लकार ये आज्ञाकारी शब्द होते हैं। ठीक है, इसमें आज्ञा प्रकट की जाती है जब भी इनको बोला जाता है, लिखा जाता है। तो अगर हम बात करें भू धातु की तो इसको हम लिख लेते हैं, पहले पुरुष, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, पुरुष प्रथम, एक वचन में भवतु हो जाएगा, भवतु। दूसरा है भवताम, भवताम, भवन्तु। ठीक है, भवतु, भवताम, भवन्तु प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में भव, भवतम, भवतम, भवत। ठीक है, और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष आता है तीसरा वाला, उसमें भवानी, भवाव और भवाव, भवाम। ठीक है, भवानी, भवाव, भवान। तो भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष ये हो गया। ठीक है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष का एक वचन, एक वचन में भव था, भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। तो भव जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भव। तो इस तरह से आपको अगर लकार वगैरह याद हो तो तुरंत पेपर पर लिख करके इसका आंसर फाइंड करिएगा, ऐसे गलत भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इसका आंसर जाना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।